नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो भारत के प्रधानमंत्री पर तमाम सवाल करते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के तमाम देशों के प्रधानमंत्री या ऐसे लोग हैं जो भारत के खिलाफ बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं। महातिर मोहम्मद जो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यूएन के अंदर जिस तरीके से कश्मीर का मुद्दा उठा दिया था, उसके बाद भारत और मलेशिया के रिश्ते बिगड़े और उन्हें अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा था, जिसको स्वीकार किया है अब महातिर मोहम्मद ने। और ये कहा कि मेरी एक गलती की वजह से रिश्ते खराब हुए और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा था। दरअसल महातिर मोहम्मद को उनकी पार्टी ने निकाल दिया था इसी वजह से, क्योंकि मलेशिया पूरी तरीके से पाम ऑयल की इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है और उस इंडस्ट्री के खतरे में आ जाने की वजह से सरकार भी खतरे में आ गई थी। और उसके बाद अब महातिर मोहम्मद ने नई पार्टी बनाई है, जिसके बाद एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, उनसे गलती हुई थी और उनकी वजह से जो रिश्ते थे उनमें कड़वाहट आई थी, लेकिन भारत के साथ जो रिश्ते मलेशिया के रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, लंबे समय से अच्छे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो वैश्विक लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी की जो अभी अहमियत है उसको स्वीकार करते हैं, उन्होंने कहा हाँ, नरेंद्र मोदी वैश्विक लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। और मैं जब दूसरी बार प्रधानमंत्री मिला था तो सबसे पहले जिन नेताओं से मिला था उनमें से एक नरेंद्र मोदी भी थे। तो इस तरीके की बातें करके महातिर मोहम्मद ने एक तरीके से उस बात को स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से 370 से हटाए जाने के ऊपर बयान दिया था, वो उनके देश के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। इसको लेकर उनके देश में पूरी तरीके से उनकी पार्टी में उनकी आलोचना हुई, पार्टी ने उनको बाहर कर दिया और उनकी जगह पर यासीन को मलेशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये एक बात दिखाती है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री की कितनी अहमियत है दुनिया के देशों में। दूसरी तरफ इसी को लेकर एक और बड़ी खबर, जब एक यूरोप की एक जो स्टडी ग्रुप है उसने ये दावा किया है कि भारत अकेले दम पर चीन को टक्कर दे सकता है, चीन को चुनौती दे सकता है और दे भी रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को क्वाड में शामिल होने का न्योता दिया था, उसके पहले ही भारत ने जिस तरीके से चीन को पूरा का पूरा एलएसी के ऊपर लद्दाख रीजन में जिस तरीके की चुनौती दी है, उसकी हेकड़ी को पीछे हटने पर उसे मजबूर किया। हालांकि देपसोंग और गोगरा पोस्ट या फिर फिंगर 8 के कुछ इलाकों में अभी भी चीनी सैनिक ग्रे एरिया में अड़े हुए हैं। दरअसल जो ग्रे एरिया है ये एलएसी के आर पार का दोनों तरफ का इलाका है, जिसमें कि दोनों ही सेनाएं गश्त करती हैं और उन्हीं गश्ती इलाकों में चीन ने अपनी कुछ सेना की जो आवक थी उसको बढ़ा दिया था। इसको लेकर भारत ने बार बार उसको पीछे हटने के लिए कहा और कई इलाकों से वो पीछे भी हटा। इसी को लेकर दरअसल भारत और चीन के बीच में सैन्य कमांडरों के लेवल की बातचीत चल रही है पिछले काफ़ी दिनों से, और एक बार फिर आज भी मेजर जनरल स्तर पर ये बातचीत हुई थी, जिसमें मेजर जनरल बापट ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। और ये बातचीत इसी को लेकर है कि जो एलएसी के आसपास जहां तक के लिए बफर जोन बनाया गया है, उस जोन से चीनी सैनिक पीछे चले जाएं। तो इसको लेकर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपियन यूनियन जैसे देशों के लोग इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं, उनके पास जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो भारत के जो राहुल गांधी हो या फिर एनडीटीवी आज तक जैसे चैनल हो, इनसे कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। उसके बावजूद राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने चीन पर झूठ बोला है और जब भी देश भावुक हो जाता है तब फाइलें गायब कर दी जाती है। और इसी का नतीजा है कि अब रक्षा मंत्रालय से फाइलें गायब कर दी गई है, जैसे कि विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोगों की फाइलें गायब की गई थी। राहुल गांधी को थोड़ा सा इतिहास का भी याद रखना चाहिए और याददाश्त को बढ़ाने के लिए उन्हें ब्रह्म पुष्पी या फिर इसी तरीके की आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी भूल जाते हैं कि इस देश में फाइलें गायब करने की जो परंपरा है वो कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा चलाई थी और कांग्रेस ही इसको आगे बढ़ाती रही। जवाहरलाल नेहरू ने जीप घोटाले की फाइलें गायब कराई थी, इंदिरा गांधी ने राम मंदिर से जुड़े हुए तमाम पुरातात्विक दस्तावेजों को गायब करा दिया था और राजीव गांधी ने भी ऐसे ही तमाम जो घोटालों से जुड़ी हुई फाइलें थी उनको गायब कराया था। बाद में मुलायम सिंह ने भी एक बार स्वीकार किया था कि रक्षा मंत्रालय से उन्होंने राजीव गांधी को फंसाने वाली जो फाइलें थी, उन्हें अपराधी सिद्ध करने वाली जो फाइलें थी वो उन्होंने गायब करा दी थी, जलवा दी थी। तो ये पूरी परंपरा कांग्रेस की रही है या कांग्रेस के सहयोगियों की रही है और उसका आरोप प्रधानमंत्री पर लगाने की बार बार हिमाकत राहुल गांधी करते हैं और उनका जो साथ देते हैं वो लाल हरे चैनल है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक और बात कही कि चीन का नाम लेने से भारत के प्रधानमंत्री डरते हैं,
और चीन को सीधे तौर पर वो कुछ नहीं कहते, जबकि राहुल गांधी को नहीं पता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि विस्तारवाद को हारना पड़ेगा और विकासवाद को जीतना पड़ेगा, हम किसी के भी अतिक्रमण को स्वीकार नहीं करेंगे, तो सबसे पहले इस बात को किसी ने समझा था तो पूरे के पूरे चीन ने और चीन की सरकार ने और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने समझा था। लेकिन क्या करें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारत के अधेड़तम युवा राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आई। राहुल गांधी उस बच्चे की माफिक है कि जब तक नाम न लिया जाए उसको किसी चीज की समझ नहीं आती है। आप कितना भी उसको दिखा दीजिए, इशारा कर दीजिए, लेकिन वो कहेगा नहीं कि ये वो नहीं है जब तक आप नाम लेकर नहीं बताएंगे। तो राहुल गांधी के जो बौद्धिक स्तर है वो इस तरीके का है कि उनको ज़्यादा समझ होती नहीं है। उनको समझाने वाले या उनको बताने वाले, उनको स्क्रिप्ट लिखकर देने वाले लोग उनकी इसी कमी का फ़ायदा उठाकर उनके पैसे और उनके रुतबे का फ़ायदा उठाते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी को पूरे देश में हास्य का पात्र बनने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरीके की बातें राहुल गांधी करते हैं, जबकि भारत तमाम जो पिछले 3-4 महीने से चीन के खिलाफ जो एक्शन ले रहा है उससे चीन पूरी तरह बौखलाया हुआ है, चाहे ऐप बैन करने की बात हो या फिर दूसरे और तरीके हों। और इसी कड़ी में एक और नया समाचार आ जाया कि नितिन गडकरी ने यह कहा है कि चीन को अगर हमें रोकना है, चीन को मात देनी है, तो आर्थिक स्तर पर उसे मात देने के लिए अब आयात शुल्क को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में जो माल चीन से आयात होता है वो जो हमारे यहाँ के उत्पादक पैदा करते हैं वो थोड़ा महंगा पड़ता है और चीनी उत्पादन थोड़ा सस्ता पड़ता है। इसलिए भारतीय उत्पादकों को कंपटीशन में रखने के लिए, प्रतियोगिता में बनाए रखने के लिए हमें उत्पाद शुल्क बढ़ाना पड़ेगा और इससे लोगों को थोड़ा महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन भारतीय चीज़ें उन्हें मिलेंगी और इसका फ़ायदा अंततोगत्वा देश को ही होना है। ऐसा नितिन गडकरी ने लघु और जो मझोले उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कहा है और उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर पहले भी हमने तमाम कदम उठाए हैं और पहचान की जा रही है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं कि अगर उनकी कीमत भी बढ़ा दी जाए तब भी उनके जो उत्पादन है, उनका जो मांग है उसको पूरा किया जा सकता है भारत से ही उत्पादित चीज़ों से, और धीरे धीरे करके हम इसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और उन जो क्षेत्र है या जो प्रोडक्ट है उनकी पहचान की जा रही है। इसको लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा भारत ने सहूलियतें दी हैं और इसकी वजह से तमाम नए उद्योग भी लग रहे हैं। नए उद्योगों में साथ ही साथ जो पुराने उद्योग हैं जो पहले से इसमें उत्पादन कर रहे थे वो भी अपनी उत्पादकता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है उत्पादकों को, अपने व्यापारियों को प्रोत्साहन देने का, और इसमें सरकार लगी हुई है। नितिन गडकरी ने जो कहा है वो सीधे तौर पर चीन की अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से चीनी सामान के आयात को धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बंद करने का एक पूरा खाका तैयार किया है और वो फेज वाइज उसको सरकार आगे बढ़ाती हुई दिख रही है, जिसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि चीन पहले से ही अमेरिका द्वारा ट्रेड वार की वजह से चीनी उत्पादों पर लगाई गई रोक का सामना कर रहा था और उससे उसकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। चीन को ये लगता था कि भारत चूंकि उसका सबसे बड़ा बाजार है, भारत में उसके उत्पाद इसी तरीके से निर्यात होते रहेंगे, वो अपने उत्पादों की डंपिंग भारत में करता रहेगा और इससे मोटा मुनाफा कमाता रहेगा। लेकिन भारत ने धीरे धीरे करके चीनी सामानों के आयात पर जिस तरीके से अपनी रणनीति को बार बार बदला है उससे अब चीन एकदम से बैक फुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चीन की जो स्थिति है वो दुनिया के तमाम देशों को दिखती है, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका और यूके हो। लेकिन भारत में बैठे हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग का एक समझौता करने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को नहीं दिखती है। उन्हें हमेशा ये लगता है कि भारत चीन से डर गया है, चीन ने भारत की तमाम जो ज़मीनें हैं उन पर कब्जा कर लिया है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरीके के बयान देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि चीन ने या पाकिस्तान ने भारत की जिन ज़मीनों पर कब्जा किया है वो आज की कहानी नहीं है, बल्कि उन समय की कहानी है जब इस देश पर कांग्रेस पार्टी नाम की ये एक भ्रष्टाचार में डूबी हुई परिवार के हाथों चलने वाली कंपनी या पार्टी ही शासन किया करती थी और उसी के कार्यकाल में उसी के खानदानी प्रधानमंत्रियों या फिर खानदान के इशारों पर चलने वाली सरकार के कार्यकाल में ही चीन ने भारत की 43,000 किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया और पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के रूप में जो हिस्से हैं उन पर कब्जा कर रखा है, जिनको लेकर कांग्रेस हमेशा धृतराष्ट्र और गंधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधे रही और वो
तमाम तरीके के प्रपंच करती रही, देश को गुमराह करती रही। जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री भी कांग्रेस से ही आते थे, जिन्होंने पूरे के पूरे अक्साई क्षेत्र को, जो कि लद्दाख का हिस्सा था, पूर्वी लद्दाख कहा जाता था, उसको चीन द्वारा कब्जाए जाने के बाद बड़ी बेशर्मी के साथ संसद में बयान दिया था कि ये वो इलाका है जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, अगर इस पर चीन ने कब्जा कर भी लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसी पार्टी और ऐसे खानदान का चश्मो चिराग होने के बावजूद राहुल गांधी को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि वो क्या बात करते हैं और उनकी बातों से चीन और पाकिस्तान को कितना फायदा पहुंचता है। राहुल गांधी से ज़्यादा चीन जानता है कि भारत के साथ उसके जो संबंध हैं, भारत की जो पोजीशन है चीन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और उसको बार बार भारत दिखाता भी है। अभी भी आज खबर है कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख ने दौरा किया लद्दाख रीजन का। उससे पहले मनोज मुकुंद नरवाने जो भारतीय सेना प्रमुख है, उन्होंने भी अपने डिवीजन जो स्थानीय कमांडर हैं उनको स्पष्ट कर दिया है कि आप हर स्थिति से लड़ने के लिए, जूझने के लिए और संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत।